टाटा की कर्व मोस्ट हाइप्ड कार है इस ईयर की, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत ही हाइप्ड चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो है उनका न्यूली लॉन्च पेट्रोल इंजन हाइपीरियन, जो कि 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की गई है और पावर बढ़ाई गई है। वो गाड़ी आज हमारे साथ है जो जिसका हम ड्राइव रिव्यू करने के लिए गोवा में आए हैं, और इस गाड़ी को हम लोग 30 से 40 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं। एक ठीक ठाक आइडिया हम ले चुके हैं कि ये गाड़ी ड्राइव करने में कैसी है। ये कार का जो वेरिएंट है, ये टॉप वेरिएंट है कंप्लीट प्लस, और ये मैनुअल में है। हमने इससे पहले जो चलाई थी वो डीजल में ऑटोमेटिक चलाई थी, जो 7 स्पीड डीसीटी आता है। लेकिन अभी हमारे पास जो गाड़ी है पेट्रोल में, ये मैनुअल है और ये 6 स्पीड मैनुअल है। 9,99,000 यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है स्टार्ट हो जाती है और जाती है अप टू 19 लैक्स तक। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो 13 लाख के आसपास का जो वेरिएंट है आपको पेट्रोल या डीजल में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक में आपको 7 स्पीड डीसीए मिल रहा है। टाटा का पहले जो पेट्रोल इंजन आता था वो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ही था, लेकिन उस इंजन को कहा जाता था रेवोट्रॉन। रेवोट्रॉन जो था वो 120 बीएचपी की पावर जनरेट करता था, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। लेकिन ये जो है, ये उससे अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो आप कहेंगे कि सिर्फ 5 बीएचपी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी रिफाइनमेंट बहुत हद तक एक लेवल तक की गई है, ऐसा टाटा का कहना है। और उसमें परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ की गई है, यानी कि टॉर्क वगैरह जो है इंक्रीज़ किया गया है। 125 बीएचपी की पावर जनरेट करता है और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो ठीक ठाक आपको इसमें जो है इंक्रीज़ टॉर्क में देखने को मिल जाएगा। अब गाड़ी पेपर्स में तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने में देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ड्राइव में करने में जब आप एक्सपीरियंस करते हैं कार को, तब आपको क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आता है पुराने इंजन से? इस बात का जवाब मैं अभी नहीं, थोड़ी देर रुक करके दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं खुद ही एक नेक्सॉन यूज़र हूँ। टाटा कार में ओन करता हूँ, टाटा नेक्सॉन में चलाता हूँ। अगर जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते होंगे। तो मैं टाटा 1.2 रेवोट्रॉन ऑलमोस्ट 3 साल से चला रहा हूँ। तकरीबन 25 से 30 हज़ार किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो मेरे को पर्टिकुलरली टाटा के इस इंजन के बारे में बात करने में थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि आसानी हो सकती है, या मैं थोड़ा बेटर बता सकता हूं इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद। और जो डीजल का भी हमने जो इससे पहले वीडियो आपको दिया है, वो भी अकम्पलिश प्लस ही था। तो इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट क्या एंटायरली सिमिलर हैं, कुछ भी डिफरेंस आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप वॉक अराउंड देखना चाहते हैं, इसके फीचर्स जानना चाहते हैं, तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वाला वीडियो जाकर के देखिए। उसमें आपको सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब इस टाइम ये इंजन स्टार्ट है, आइडल कंडीशन में है, और मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ। ज़रूरी है बिकॉज ये न्यू इंजन है। अब एक मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पानी की बोतल रखता हूँ, उसमें जो वाइब्रेशंस पानी में आएंगी उसको नोटिस करते हैं कि कितनी वाइब्रेशंस हैं। तो कुछ इस लेवल की वाइब्रेशंस आपको जो एंटायरली बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें दिखती हैं। ऑब्वियसली जब इसको हम इंजन के ऊपर रखेंगे तो वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा फील होंगी आपको। और ये वहाँ पर तो नहीं टिकेगा भैया, ये तो चल पड़ा। ठीक है, तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो वेरिएंट है अभी ये वाला है मैनुअल वेरिएंट। हमने जो इससे पहले डीजल का वीडियो किया था उसमें हमें डीसीटी वेरिएंट मिला था, डीसीए बेसिकली, जो टाटा उसे डीसीए बोलता है। अब मैनुअल में चला के देखते हैं कि ये जो पेट्रोल इंजन है इसकी परफॉर्मेंस मैनुअल में कैसे आती है। जनरली जो लोग ड्राइव ज़्यादा करना पसंद करते हैं वो मैनुअल गाड़ी अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि उससे कंट्रोल हाथ में रहता है और आपको एग्जैक्ट पता चल पाता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस किस तरह की है। इनिशियल जो एकदम से गाड़ी को हमने गियर में डाल के जब उठाया है, मुझे फील होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो टाइम लेती है, हल्का सा पिकअप लेने में। और वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो ये रहता है कि जब हम उसको एक बार एक्सेलरेट करके उस स्वीट स्पॉट पे ले जाते हैं जहाँ पर टर्बो हिट कर जाता है, और फिर उसकी जो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। और यही कुछ मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा फील हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी मैं जस्ट आपके साथ जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तभी मैं चला रहा हूँ। अगर आपको मैं एमआईडी में दिखाऊँ तो इसको मैं 32 किलोमीटर चला चुका हूँ ऑलमोस्ट। और 32 किलोमीटर जो मैंने चलाई है वो मैंने कुछ इस तरह से चलाई है कि अच्छे से खींच के चलाई है इसको, मतलब प्रॉपर एक्सेलेरेटर पैडल पे पंजा दबा के, जिसे कहते हैं ना हिंदी में, पंजा दबा के चलाई है। कुछ शॉट्स भी आपको मैं लगा दूंगा यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि
उस टाइम मेरी स्पीड जो थी वो 80 अबव थी, 90 के आसपास थी, क्योंकि हम हाईवे पे चला रहे थे। तो वहाँ पे अगर आप उस पॉइंट पे इसको जज करेंगे ना, तो आपको ये फील होगा कि यार ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, जो अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे रहा है। एक तो साउंड आती है आपको जो अगर ये ज़्यादा आरपीएम पे जाती है, फिर आपको इसके गियर्स जो हैं तीसरे चौथे गियर पे ले जा करके आरपीएम जब इसका 1500-1600 के बाद जब पहुंचता है, वहाँ पे जो इसकी आउटपुट आती है, फिर आपको एक्चुअली पता चलता है कि ये गाड़ी का जो इंजन है वो अपनी परफॉर्मेंस पे आ गया है। तो मैं इसको सीधा अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में आपको हल्का सा जो है इसकी परफॉर्मेंस पे एक क्वेश्चन आएगा कि यार थोड़ा उठने में टाइम लगा रही है, सिंपल सी चीज़ है भाई। अब टर्बो लैग की हम बात करते हैं, मैं जस्ट को भी थोड़ा सा स्लो करता हूँ पहले तो। यहाँ पे मैंने अब गाड़ी को थोड़ा स्लो किया, लेट इट बी के 4th गियर पे ही है ये, ठीक है। इसको मैं नीचे छोटे गियर पे नहीं लेके जा रहा हूँ। और अब मैं एकदम से पंजा दबा दूँ, पंजा दबा चुका हूँ मैं। नाउ अब एक आप समझ लीजिए, जितनी देर में मैंने पंजा दबाया ये बोला और जितनी देर में मैंने नाव बोला, उतनी देर में इसने जो है एक्चुअल अपना परफॉर्मेंस जो है गेन किया। एक बार फिर से उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अभी दूसरे गियर पे हूँ, इसको मैं थोड़े ऊपर बड़े गियर पे ले जाता हूँ, तीसरे गियर पे। ये है आ गई 4th गियर पे, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, अभी 4th गियर पे है। मैंने इसको स्पीड को लेके आया हूँ मैं नीचे अराउंड 40 के आसपास, ठीक है। 40 पे अभी स्पीड है इसकी। और अब मैं इसको एकदम से एक्सीलेटर पैडल दबाता हूँ। अब ये जल्दी इसने स्पीड पकड़ ली, बिकॉज हम स्लोप में थे, हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे थे, तो इसने एकदम से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज कर ली। ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेक एकदम से दबा रहे, इसका हजार्ड ऑन हो जाते हैं अगर आप इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो। दूसरा इसके फीचर्स मैं बताऊं आपको, तो फीचर्स आपको एडास लेवल 2 के सारे फीचर्स मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा, टीपीएमएस। ये एडास लेवल 2 नहीं है, मैं सिक्योरिटी सेफ्टी की बात कर रहा था। इसके अलावा एडास लेवल 2 पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो फीचर से लैस ही गाड़ी पूरी आती है। और ये हम जो है टाइम टू टाइम जो है उन सारी चीज़ों के बारे में बात भी कर चुके हैं। इंटीरियर प्रीमियम है, बहुत अच्छा है। स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बड़ा मिलता है। आपको जो फील आती है, एक अच्छी बड़ी गाड़ी की फील आती है जब आप इसको चलाते हैं, तो अंदर बैठ के उतनी फील आती है कि आप एक सफारी की लेवल की गाड़ी जो है चला रहे हैं। ऑल्दो जो है ये सफारी से थोड़ी छोटी है, और अगर हाइट वाइज भी बात की जाए तो सफारी थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, बट जो कमांडिंग पोजीशन आपको ड्राइविंग सीट पे बैठ के मिलती है वो आपको एक बड़ी गाड़ी वाली फील ही देगी। इंजन की जो नॉइस अगर मैं बात करूं कि इसकी जब आप इसका जो आरपीएम है 2000 के ऊपर लेके जाते हैं, गियर अभी छोटा है, इसको थोड़ा सा 4th गियर पे डाल देते हैं, तो आपके जो इसकी 1800-2000 आरपीएम के पास भी ठीक ठाक नॉइस जो है आपकी कैबिन में आती है। ये साइलेंट तब होता है जब बिल्कुल टॉप गियर पे होता है और आपकी जो स्पीड है वो आप 80 के आसपास मेंटेन करके रखते हैं, 80-90 पे। उस टाइम पे ये बिल्कुल जो है शांत स्वभाव का हो जाता है और आपको फिर वहाँ पर एक बिल्कुल जो है स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। वहाँ पे आपको जो साउंड है वो कैबिन में इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। एक बार कोशिश करते हैं उस पोजीशन पे पहुँचने की। ये 3rd, 4th, 5th और अब आ गया है 6th। और 6th गियर पे मैं इसको लेके आ गया हूँ 82-85 के आसपास। पहली चीज़, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्मूथ एकदम भाग रही है गाड़ी, चाहे स्टीप हो चाहे स्लोप हो, नो डाउट, नो मैटर व्हाट, बहुत सही भाग रही है। और आवाज़ भी उतनी नहीं आ रही है जितनी आपको लोअर गियर्स में आरपीएम जब बढ़ता है तो आती है। और नो डाउट वो हर गाड़ी में आती है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बताऊँ कि इंजन जो है वो ज़्यादा रोरी हो जाता है अगर आप इसको छोटे गियर्स में ज़्यादा भगाते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम स्टीप है यहाँ पे अच्छी खासी चढ़ाई है। अब इसको मैं लोअर नीचे के गियर पे ले आया हूँ, मैं ज़्यादा बड़े गियर पे नहीं चला रहा हूँ, 2nd गियर पे है और एक्सीलेटर पैडल पे मैंने पैर रख दिया है। तो इसने काफ़ी पावरफुल इंजन है, यानी कि अभी भी पूरा एक्सीलेटर पैडल दबाने के बाद भी
आरपीएम की स्पीड ज़्यादा हो गई थी, 3500 4000 के आसपास आरपीएम इसका पहुंच गया था, लेकिन परफॉर्मेंस का एंड नहीं आया था, मतलब वहाँ पे डेड नहीं हुआ था, अभी भी उसमें जो पावर है बची थी। ये और ऊपर इसका आरपीएम जा सकता था, और ज़्यादा स्टीप होती तो भी आप इसको आराम से इसको चढ़ा सकते थे वहाँ पे। कहने का मेरा जो मकसद है वो ये है। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग इसका रिस्पॉन्सिव है। हमने देखा है कि टाटा सफारी, हैरियर में इनफैक्ट, और अभी ईवी में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक आपको स्टेयरिंग मिलना शुरू हो गया है। पहले हाइड्रोलिक आता था, रिस्पॉन्सिव भी ठीक ठाक है, बट अगेन आप नेक्स्ट टू परफेक्ट बोल सकते हैं, परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा अभी भी आपको थोड़ा स्टेयरिंग ज़्यादा घुमा रहे हैं तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये देखिए, आप घुमा रहे हैं तो ये थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है कि आपको कि यार आपका स्टेयरिंग इधर जा रहा है और गाड़ी सीधी जा रही है। यहाँ बहुत टाइम बाद जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। फीडबैक अच्छा है स्टेयरिंग का। 4 स्पोक आपको स्टेयरिंग मिलता है विद टाटा इल्यूमिनेशन लोगो। अच्छा खासा साउंड, ये अच्छा खासा जो है फीडबैक इससे मिलता है, रिस्पॉन्स इससे अच्छा मिलता है, और फील भी अच्छी आती है आपको। यहाँ पे आपको कुशन मिल जाता है, लेदर जो है रैप्ड स्टेयरिंग होता मिलता है आपको। और एक चीज़ जो मैं बताऊं, हमने सुबह डीजल चलाई थी। डीजल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पेट्रोल में भी 7 स्पीड डीसीटी मिलता है। अगर आप मैनुअल नहीं लेना चाहते तो आप उस वेरिएंट के लिए भी जा सकते हैं। इसका बेस वेरिएंट जो है वो 10 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और एक इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जिसे प्योर प्लस एस बोलते हैं। और प्योर प्लस एस में आपको मैनुअल मिलता है, लेकिन आपको जो इंजन मिलता है वो रेवोट्रॉन ही मिलता है, हाइपीरियन नहीं मिलेगा। वो आपको 13,70,000 में मिल जाएगा। फीचर्स उसमें बहुत सारे आते हैं, अगर आप उसकी फीचर्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको वो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी लगेगा। लेकिन अगर आप हाइपीरियन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जो है थोड़े से पैसे और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। और हाइपीरियन का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसके प्राइसिंग जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं जाके कि क्या प्राइसिंग उसकी आ रही है। मज़ा बहुत आ रहा है ड्राइव करने में, और क्योंकि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है इंजन आपको पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा है। जितनी आप एक्सेलरेशन चाहते हैं इंजन से, जितना आउटपुट चाहते हैं, उतना ये निकाल करके दे रहा है। डेफिनेटली हम थोड़ा सा इसको इस टाइम पे काफ़ी खाली रोड पे चला रहे हैं, जस्ट टू टेस्ट दी आउटपुट। अगर इसको सिटी में चलाया जाएगा तो उतना आप खुल कर नहीं चला पाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको माइलेज जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगी इस पेट्रोल इंजन की। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वहाँ पे माइलेज आपको अराउंड सिटी के अंदर जो है वो 10 से 12 के बीच में मिलती है। लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं खुद भी जो है नेक्सॉन यूज़र हूँ, तो मैंने जो मैक्सिमम एवरेज निकाल रखी है वो 21 की एवरेज निकाल रखी है। तो ये इंजन जो है उससे ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा ट्यून्ड है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। उसमें वाइब्रेशंस को कम किया गया है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया गया है, माइलेज को बढ़ाने पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया है, सो दैट कि जो एंड यूज़र है उनको परफॉर्मेंस भी मिले और परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिले। वही नीड थी, वही एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी इस इंजन को लेके आने की। अदरवाइज 1.2 लीटर जो आपका रेवोट्रॉन था वो भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा था नेक्सॉन में, और उसमें किसी को खास कोई शिकायत थी नहीं, बिकॉज सिटी में आप इतने ज़्यादा उसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हाईवे पे जाते हैं तो आपको जैसे ही टर्बो हिट करता है वहाँ पे वो परफॉर्मेंस निकाल के देता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम पॉइंट से जाकर के उसको खोदने की कोशिश करेंगे तो यस वो टर्बो लैग भी जाएगा, और आपको स्टार्टिंग में गाड़ी उठने में एक थोड़ा सा पिकअप में इशू देगी। वो चीज़ यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी फील हुई। हालांकि आप कहें कि अगर कितना फ़र्क है दोनों में, तो कोई मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत माइनर जो है डिफरेंस है। वाइब्रेशंस नो डाउट, मैंने आपको अभी वाइब्रेशन टेस्ट भी हम लोगों ने किया था, तो वाइब्रेशन टेस्ट भी कंपैरेटिवली वाइब्रेशंस कम है इस इंजन की। कैबिन के अंदर जो साउंड है वो कंपैरेटिव आपको काफ़ी कम आती है। अब उसकी ये भी रीज़न हो सकता है कि इसकी इंसुलेशन जो है वो अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से आपको कैबिन में कोई बहुत ज़्यादा साउंड नहीं सुनाई देती। लेकिन जब आप बाहर खड़े होते हैं तो जो आइडल सिचुएशन में जो पेट्रोल इंजन की साउंड है वो ठीक ठाक है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले टेस्ट भी किया था और वो साउंड आपको सुनाई भी थी, इवन हमने वाइब्रेशन टेस्ट भी किया था। अब निकालते हैं इसका कंक्लूजन कि ये गाड़ी हमने जितनी भी चलाई है उसके बाद हमारा क्या फीडबैक है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ी नोटिस करने वाली हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाटा को क्या ज़रूरत थी एक और इंजन मार्केट में लेके आने की, जब उनका ऑलरेडी एक इंजन मार्केट में था। रीज़न ये है कि टाटा इस लेवल की गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी में अगर आप 1.2 लीटर टर्बो का रेवोट्रॉन इंजन लगाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परफॉर्मेंस में
देगा इशू। और ऐसा नहीं है कि वो इंजन बंद हो गया है, वो आपको कर्व में ऑलरेडी मिलेगा। आप जो स्मार्ट और प्योर है उसमें आपको कई वेरिएंट्स में रेवोट्रॉन इंजन है वो आपको ऑलरेडी मिलेगा। लेकिन जिनको और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, आप पेपर्स में जो फिगर्स हैं उस पर मत जाइए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम लोग सिर्फ उतने चीज़ों पे जज कर लेते हैं कि 120 bhp और 125 bhp है, हार्डली 5 bhp का फ़र्क है, कितना ही परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ होगा। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने रेवोट्रॉन को कर्व में नहीं चलाया है, लेकिन मैंने रेवोट्रॉन को नेक्सॉन में ठीक ठाक चलाया है। लेकिन मैंने हाइपीरियन को यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर चलाया है, तो मेरी एक माइंड में थोड़ी पिक्चर जो है वो क्लियर ये हुई है कि इस गाड़ी के लिए जब 4.3 मीटर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत है। और नो डाउट हाइपीरियन इंजन जो है वो एक बेटर इंजन है एज़ कम्पेयर टू रेवोट्रॉन। परफॉर्मेंस वाइज भी उसमें अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन एक बार जब इसका टर्बो हिट करता है और तब आप इसके एक्सीलरेटर पैडल को अगर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी निराश नहीं करता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के बराबर ही आपको परफॉर्मेंस निकाल के देता है। आपको उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही सेट करनी है जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, और उस कैपेबिलिटी पे अगर आप उसको चलाएंगे, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप उसको जज करेंगे, इंजन अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से जस्टिफाई करेगा। ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वापस बैक जाइए, फिर से ये चीज़ सुनिए कि अपनी एग्जिस्टेंस को ये जस्टिफाई किन कंडीशंस में कर रहा है और कर लेगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर हम इसको हायर इंजन्स के साथ या उन टर्बो इंजन के साथ करेंगे जहाँ पर इस गाड़ी की लेंथ विड्थ और आप डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फिर आपको वो लगेगा कि यार 1.2 इज़ नॉट दैट सफिशिएंट, या उतना इनफ नहीं होगा। बट एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए, ड्राइव करके देखिए। सिर्फ ये गाड़ी नहीं, किसी भी गाड़ी के लिए डिसीजन लेने से पहले उसको ठीक ठाक 20-25 किलोमीटर चलाइए, फिर जज कीजिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे जस्टिफाई होता है कि नहीं। इसका मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। वो एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो कि उसका एग्जांपल क्यों दिया है। आप बात कर लीजिए कुशाक और टाइगुन की। अब कुशाक और टाइगुन में 1 लीटर का टर्बो इंजन आता है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं यार 1 लीटर का टर्बो इंजन इतनी बड़ी गाड़ी मिड सेगमेंट एसयूवी में क्या जस्टिफाई करेगा। लेकिन आप उसको ड्राइव कीजिए, आप ड्राइव करेंगे आपको पता लगेगा कि वो 1 लीटर भी जस्टिफाई होता है। बट मेरा काम है वो बताना कि आपको मिसलीड ना करना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी उतना ही सफिशिएंट है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। अगर आप इसको थोड़ा भी इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं यार हमें जो है 1.5 टर्बो के लिए डीजल के लिए जाना चाहिए, तो या फिर किसी और वेरिएंट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस सेगमेंट में टिपिकली अगर हम बात करें, मैं कूपे की बात नहीं कर रहा हूँ, कूपे में तो ये अलग अलग गाड़ी है, लेकिन ये जितनी गाड़ियों का मार्केट खाने के लिए बैठी है ना, वो पूरा एक मिड सेगमेंट एसयूवीज़ का और कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का एक भंडार है गाड़ियों का जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है, और उन गाड़ियों से ये सीधी टक्कर लेगी। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप इसको एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए। मैंने अपना रिव्यू जो था वो उसको आपको कंप्लीट दे दिया है, हर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ आपको बता दी है। इनफैक्ट हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके ड्राइव पे बात की है, हमने कोई फीचर पे बात नहीं की है, कोई हमने लेफ्ट राइट बात नहीं की है, सिर्फ ड्राइव के बारे में आपको बताया है। अगर आप फीचर्स जानना चाहते हैं, इसका वॉक अराउंड देखना चाहते हैं, तो सेम वेरिएंट अकम्प्लिश प्लस का हमने डीजल में भी वॉक अराउंड किया है, वो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये था कर्व पेट्रोल का एक कंप्लीट एक्सटेंसिव डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू, जो हम इस टाइम गोवा में खड़े हैं बहुत ही अच्छे वेदर में। थ्रू आउट मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको 360 डिग्री घुमा के दिखा दीजिए कि थ्रू आउट लैंडस्केप किस तरीके का है, कितनी नाइस लोकेशन है, कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे हम लोग जो है आपके लिए ड्राइव जो है रिव्यू बना रहे हैं, ड्राइव का वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। लोकेशन ढूंढना भी अपने आप में हमारे लिए एक टास्क होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वो आप सबसे पहले कोशिश ये होती है कि अच्छी लोकेशन ढूंढें ताकि वो वीडियो देखने में आपको मज़ा भी आए। और वो हमने एग्जांपल वहाँ पे भी उदयपुर में भी सेट किया था, जहाँ पर आपने बिल्कुल एक लेक के साथ हमारा वीडियो देखा था कर्व ईवी का। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेहनत लगती है यार, हर वीडियो बनाने में ज़ोर लगता है अंदर का, और हम लोग सुबह से आज शूट कर रहे हैं। पहले डीजल गाड़ी का शूट किया, पेट्रोल का किया, पूरा दिन निकल गया। आपका सिर्फ इतना काम है वीडियो को लाइक कर देना है, हमारे लिए उतना ही मोटिवेशन काफ़ी है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन ही मिलती है कि हम आपके लिए घर से इतनी दूर दिल्ली से गोवा आकर के आपके लिए वीडियो शूट कर पा रहे हैं, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी ऑफ फ्रॉम गोवा।